लुटेरिया टॉपर्स टॉक प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत है। आज के हमारे मेहमान हैं अंजलि कुमारी जी, जिन्हें हाल ही में 67th बीपीएससी में एसडीएम का पद मिला है। तो अंजलि जी, बहुत बहुत स्वागत है आज के इस प्रोग्राम में। थैंक यू सर। आज के प्रोग्राम के माध्यम से अंजलि जी के पढ़ाई से रिलेटेड कहानी को हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। कैसे इन्होंने तैयारी की, कैसे इन्होंने शानदार सफलता दर्ज की और किस तरह की बाधाओं को पार करके इन्होंने ये पद पाया है, इसकी भी चर्चा हम लोग करेंगे। आशा करते हैं कि आज की ये पूरी चर्चा आप सभी छात्रों के लिए यूजफुल होगी। अंजलि जी, सबसे पहले थोड़ा सा अपना परिचय दें अभी हमारे छात्रों को। मेरा नाम अंजलि कुमारी है। मैं वैशाली ज़िले से हूँ। वर्तमान में मैं प्रवर्तन अवनीक्षक के पद पर कार्यरत हूँ। मुझे 67th बीपीएससी में बिहार प्रशासनिक सेवा के रूप में चयन हुआ है, जहाँ मुझे 54th रैंक हासिल हुआ है। तो 54वीं रैंक के साथ आपने बिहार प्रशासनिक सेवा का पद जो है प्राप्त किया है। जी सर। ये जो आपकी प्रारंभिक जीवन की कहानी रही है, वो क्या ग्रामीण क्षेत्र से ही शुरू हुई थी? जी सर, मैं ग्रामीण क्षेत्र से ही मैंने पढ़ाई की ही। जब 12th तक मैंने ग्रामीण क्षेत्र से ही पढ़ी, फिर बाद में पटना आ गई थी। तो ग्रेजुएशन वगैरह किस विषय में आपने किया था, किस माध्यम में किया था? ग्रेजुएशन मैंने हिंदी साहित्य से किया है और मैंने हिंदी माध्यम से ही किया। तो ये जो बीपीएससी की जो परीक्षा है, पूरी परीक्षा आपने हिंदी माध्यम से ही दी थी? बिल्कुल सर, हिंदी माध्यम से। अच्छा, ये 67th में जो आपका सिलेक्शन हुआ है एज एसडीएम, ये आपका कौन सा अटेम्प्ट था बीपीएससी के क्षेत्र में? सर, ये मेरा चौथा प्रयास था। 64 से ही मैं बीपीएससी की परीक्षा में लगी हुई थी। तो इससे पहले बीपीएससी में आप कितनी बार पीटी में रह गई, कितनी बार मेंस दिया, कितनी बार इंटरव्यू में गई, थोड़ा बताइए। सर, 64 बीपीएससी में मैं पीटी दी थी, फिर मेंस नहीं हो पाया था। 65 में भी यही हुआ, मेंस नहीं हो पाया। बट 66 में सुधार की थी, हुआ, बट फिर फाइनल रिजल्ट नहीं हो पाया था कुछ नंबर से। बट 67th में मैं फाइनली सिलेक्ट हो गई। अच्छा, मतलब थोड़े अटेम्प्ट लगे, थोड़े प्रयास आपको करने पड़े इस पद को पाने के लिए। जी सर। इस दौरान जब मध्यम वर्गीय परिवार का कोई छात्र जब तैयारी करने निकलता है तो उस पर एक जॉब का प्रेशर होता है। इसको हैंडल करने के लिए आपने कैसे अपनी योजना बनाई थी, या आप जॉब में चले गए थे, तो कैसे गए थे? सर, मध्यम वर्गीय परिवार में तो ये प्रेशर रहता ही है, खासकर लड़कियों के कि जल्दी से पढ़ाई करना है, जॉब लेना है, नहीं तो शादी का प्रेशर रहता है। तो फिर जब मैं ग्रेजुएशन कर रही थी तभी से मैं कंपटीशन के लिए जो है सिंपल ग्रेजुएशन के बाद नॉर्मल जो कंपटीशन क्षेत्र में आई थी, उसके बाद मैं बीपीएससी का फॉर्म भरी तो मेरा पीटी हो गया था। बट पहले से तो मेरा सपना था कि सिविल सेवा में जाना है, बट भरोसा नहीं होता था कि मैं भी कर सकती हूँ, क्योंकि हम लोग ग्रामीण पृष्ठभूमि से सरकारी स्कूल से पढ़ी हुई हूँ। तो फिर पीटी हुआ तो भरोसा जगा कि मैं कर सकती हूँ। तो इसके बाद जो है मैंने पढ़ाई इधर शुरू की और साथ में मैं बीएड कर रही थी कि ताकि जॉब हो जाए। तो दोनों को मैनेज करना थोड़ा टाइम में मतलब प्रॉब्लम हो रहा था बैलेंस करने में, तो थोड़ी लेट से हुई, बट हो गया फाइनल। आपने इससे पहले ईएसआई के रूप में ज्वाइन किया है, जो कि परिवहन विभाग के अंतर्गत आता है। जी सर, प्रवर्तन अवनीक्षक के पद पर अभी परिवहन विभाग में आप जॉब कर रही थी। तो क्या उस जॉब से भी कुछ परेशानी आई जब ये आप तैयारी कर रहे थे? तो जी सर, जब मेंस 67 का हुआ था उसके बाद मैं ज्वाइन की थी 2023 में। बट जब इसका इंटरव्यू था तो हम लोग बीपीए में बिहार पुलिस एकेडमी में ट्रेनिंग कर रही थी। तो वहाँ टाइम का बहुत इशू था कि बिजी शेड्यूल में भी टाइम निकालना और इंटरव्यू का प्रिपरेशन करना। बट फिर भी अपने अंदर मतलब हिम्मत था कि नहीं, किसी भी तरीके से इसमें मतलब आगे बढ़ना है तो कुछ तो सेक्रीफाइस करना ही पड़ेगा। तो उसी में मैं टाइम निकालती थी और फिर मैं इंटरव्यू का प्रिपरेशन की। बीपीएससी हो या कोई भी सिविल सेवा हो, एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है स्टूडेंट्स के लिए कि सबसे पहले वो अपने मानसिक रूप से अपने आप को तैयार करें कि मैं सिविल सेवा की तैयारी करने के लिए जा रहा हूँ। खास करके जिनका इकोनॉमिकल बैकग्राउंड बहुत बढ़िया नहीं रहता है या मध्य वर्गीय परिवार से आते हैं, तो इस तरह के चैलेंजेस क्या आपको भी शुरुआती दौर में फेस करना पड़ा था? जी सर, बिल्कुल। इसी के चलते मैं कंपटीशन, जनरल कंपटीशन का तैयारी कर रही थी कि पहले कुछ जॉब हो जाए फिर सिविल सेवा में आना है। बट साथ में प्रॉब्लम होता है सिविल सेवा की, जब तैयारी करते हैं तो उसमें टाइम ज़्यादा देना पड़ता है, क्योंकि सेल्फ स्टडी और बहुत सारा मतलब बहुत बड़ा सिलेबस है। तो बाद में मैं उस क्षेत्र से हट के पूरा फोकस हो गई थी और घर का भी मतलब मेरे फादर का भी पूरा सपोर्ट रहा कि इसी क्षेत्र में लगी रहो। तो
ऐसे मतलब पूरा टाइम दी और फिर इसमें हुआ। थोड़ा आप अपने फैमिली बैकग्राउंड के बारे में बताइए, कैसा पारिवारिक पृष्ठभूमि रही है, पिताजी क्या करते हैं, माँ क्या करती हैं? मेरे पापा विधानसभा में हैं, सिक्योरिटी गार्ड में हैं अभी, और मेरी माँ गृहिणी है। तो पापा तो हमेशा सपोर्ट किए, वो पहले भी वो बीपीएससी का भी तैयारी ये सब करते थे, तो उनको थोड़ा बहुत गाइडेंस उनसे भी मिला और हमेशा सपोर्ट किए कि हम नहीं कर पाए तो तुम तो कर ही सकती हो, उनको भरोसा था। तो मैंने इस क्षेत्र में पूरा अपना योगदान दिया और उनका भरोसा जीती। चलिए, बहुत बहुत बधाई पिता के सपने को पूरा करने और भरोसा जीतने के लिए। थोड़ा ये बताइए कि चूंकि आपने बताया कि आप हर बार प्रारंभिक परीक्षा आसानी से पास कर जाती थी और फिर मुख्य परीक्षा में जाती थी, तो प्रारंभिक परीक्षा के लिए क्या स्ट्रेटजी आप अपनाती थी, कैसे तैयारी करती थी? सर, प्रारंभिक परीक्षा के लिए मैं एक बार जैसे कि घटना चक्र हो गया और एनसीईआरटी का बुक हो गया, उसका सार संग्रह, और फिर साथ ही में सब रिवीजन करने के साथ टेस्ट प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा से ज़्यादा देती थी। तो इससे मेरा प्रारंभिक परीक्षा की तैयारी हो जाती थी और हमेशा मेरा पीटी होते रहा है, कभी रुका नहीं। तो एक बार जैसे सिलेबस को अच्छे से पढ़ लेने के बाद क्या आपकी याददाश्त क्षमता बढ़िया थी कि हर बार पढ़ना नहीं पड़ता था, या उसको प्रैक्टिस करके आप अपनी याददाश्त को मजबूत बनाती थी, कैसे करती थी? पढ़ने के बाद तो मेमोरी में रहता ही है, याद रहता ही है, बस एग्जाम टाइम रिवीजन करना है और जितना ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट दे सके तो उससे हम लोग का मतलब और इम्प्रूवमेंट होता है और फिर हो जाता है। पीटी के बाद जो सबसे बड़ा चैलेंज होता है, जो अदर कंपटीशन की तैयारी करने वाले छात्र होते हैं और जब वो बीपीएससी या सिविल सेवा की ओर मुड़ते हैं, तो उनके लिए सबसे बड़ा चैलेंज होता है कि मेंस परीक्षा में लिखना, जी सर, समय के अंदर लिखना, टाइम से लिखना, और अलग अलग सेक्शन बने हुए, जीएस का सेक्शन, ऑप्शनल का सेक्शन, अब तो निबंध के भी पेपर आए हैं। जी सर। तो इसके लिए आपने क्या स्ट्रेटजी अपनाई थी? सर, शुरू में तो मुझे भी डर लगा था कि हम कैसे करेंगे, बट मैं नालंदा खुला विश्वविद्यालय से जब हिंदी साहित्य से ग्रेजुएशन कर रही थी तो वहाँ वाला कॉन्फिडेंस काम आया कि जब वहाँ आंसर राइटिंग खुद से करती थी तो मुझे लगा कि यहाँ भी तो उसी तरीके से करना है, और सेल्फ स्टडी से, नोट्स से और उसके माध्यम से मैं पहले तैयार की और फिर मैं टेस्ट देती थी हमेशा। तब इससे मेंस जो है मतलब भरोसा करना होगा कि हम लिख सकते हैं, जब ग्रेजुएशन में लिख सकते हैं तो यहाँ भी लिख सकते हैं। आपने 64 में पहली बार मेंस दिया और 67 में मेंस दिया, दोनों में अंतर था कुछ आपके कॉन्फिडेंस में, नॉलेज में, जी सर, आंसर में? जी सर, जब जितना बार मैं मेंस दी हूँ तो उसका कॉपी मैं निकलवाई हूँ और हर बार जो है मार्क्स में इम्प्रूवमेंट हुए हैं। तो वो जब लिखते हैं तो खुद पता चल जाता है कि इसमें ये चीज़ ऐड करना है, अगर क्लास कर रहे हैं कहीं या फिर करेंट से जोड़ना है, तो चाहे मेंस का राइटिंग लिखते हैं तो वहाँ भी कुछ बताया जाता है, वो इम्प्रूव करना है। जैसे 64th वाले में मेरा जो फर्स्ट अटैम्प्ट था उसमें 385 नंबर आए थे, बट ये जो 67th है उसमें 525 नंबर है, तो करीब 120-25 नंबर का जो डिफरेंस है, और यही सिलेक्शन दिलाता है। तो ये कैसे आया? जैसे आपने कहा पहले प्रयास में नंबर कम आए, बाद में अभी बढ़िया आया, आपको अच्छा पद मिला, तो ये जो बीच की कहानी होती है ये क्या होता है? ये पढ़ाई से ज़्यादा बेहतर हुआ या पढ़ने के साथ लिखने का अभ्यास रेगुलर करती रही, कैसे बेहतर हुआ? पहले प्रयास में 64th में चूँकि मैं बीएड भी कर रही थी और अदर कंपटीशन का भी एग्ज़ाम दे रही थी, तो टाइम कम दी थी और उतना अच्छा मतलब गाइडेंस भी नहीं था कि रिवीजन करना चाहिए, क्वेश्चन बैंक से प्रैक्टिस करना चाहिए, या फिर मेंस का जो है आंसर राइटिंग कम दी थी, इसीलिए उसमें मार्क्स कम थे। और बाद में मैं मैथ्स जो है मेरा हमेशा गड़बड़, मतलब उसमें कम आता था मार्क्स, डीआई सेक्शन में, उसमें मैं सुधार की और साथ ही जितना मैं टेस्ट देती थी उसमें जो जो सुधार करने को कहा जाता था वो मैं सुधार की, और मैं अपना नोट्स को भी जो है हमेशा अपडेट की, कुछ करेंट के माध्यम से, कुछ जो ज़्यादा मतलब बुक पढ़ के सेल्फ स्टडी से, तो उससे मेरा जो है हमेशा सुधरते गया और मुझे अपने अंदर कॉन्फिडेंस आते गया कि इस बार हो जाएगा। मतलब थोड़ा समय लगता है, अगर शुरुआत अगर जीरो से हो तो थोड़ा समय लगता है अपने आप को बेहतर बनाने में। बहुत सारे छात्र ऐसे होते हैं जो शुरुआती दौर पे स्टडी उनका बढ़िया होता है तो पहले ही अटेम्प्ट में कर लेते हैं, कुछ स्टूडेंट ऐसे भी रहते हैं जिनको थोड़ा सुधारने के लिए या अपने आप को समय देना पड़ता है और 2-3 अटेम्प्ट लेने के बाद वो एक्चुअल परफॉर्मेंस दे पाते हैं और फाइनल सिलेक्शन ले पाते हैं।
इंटरव्यू की तैयारी के बाद एक चरण आया मुख्य परीक्षा के बाद एक चरण आता है इंटरव्यू का। इंटरव्यू के लिए क्या स्पेशली आपने अपने आप को तैयार किया था? सर इंटरव्यू में जो है अपने परिचय या फिर इंट्रोडक्शन इस सब के बारे में, अपने जिला के बारे में, जैसे वैशाली हुआ उसके बारे में, करेंट सेक्शन पे पढ़ना रहता है। और जो भी ये अपना ऑप्शनल सब्जेक्ट है, और मेरा हिंदी ऑप्शनल भी था और मेरा ग्रेजुएशन में भी था। तो चूँकि मेरा हिंदी सब पहले से ही अच्छा था तो इसमें काफ़ी मदद मिला। और मैं अपना जो मतलब बैकग्राउंड है, इंट्रोडक्शन है, उस पर मैं सुधार की। तो इंटरव्यू की तैयारी मॉक इंटरव्यू के माध्यम से भी और अच्छा होते गया। करंट वगैरह न्यूज़पेपर वगैरह पढ़ने का क्या सिलसिला रहा है? सिर्फ इंटरव्यू के लिए पढ़ा है या पीटी और मेंस के दौरान भी आप न्यूज़पेपर पढ़ती थी? सर मेंस के लिए भी पेपर पढ़ना बहुत ज़रूरी है, और इंटरव्यू में तो इसका ज़्यादा मतलब फ़ायदा दिखता है, जहाँ पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, अपडेट्स कुछ भी। इंटरव्यू देने जाने से पहले भी, एक दिन पहले भी पेपर पढ़ना रहता है, उस दिन का भी पढ़ना रहता है। तो पेपर तो मैं हमेशा पढ़ते रहती थी, और करंट का मैगजीन। जी सर। अच्छा, इंटरव्यू के बाद जब आप फुल्ली जो है आप अपने जॉब मोड में थी, आप जॉब कर रही थी, और जब सिलेक्शन लिस्ट आया और आपने अपना नाम 54th रैंक पे देखा, एसडीएम पद की सूची में देखा, कैसी फीलिंग थी? सर बहुत अच्छा फीलिंग था। जैसे कि 67th में जब मेंस दी थी, उसी टाइम से मेरा ये भरोसा था कि इस बार हो जाना चाहिए, क्योंकि मेरा मैथ्स भी बहुत अच्छा गया था और ऑप्शनल भी हमेशा अच्छा रहा है। तो पहले से कॉन्फिडेंस था कि कुछ ना कुछ तो मिलेगा ही। और मैं एसडीएम पद के बारे में भी सोच रही थी कि मतलब अच्छा रैंक 88 सीट है तो एक मतलब मिल सकता है, बट इतना अच्छा जो रैंक आ जाएगा इसके बारे में नहीं सोची थी। तो उससे बहुत पहले अच्छा। जब आप तैयारी करती थी 64th में, नई तैयारी रही होगी, नए स्टूडेंट्स रहे आप, टॉपर्स के बारे में सोचते होंगे कि कैसे लोग एसडीएम बनते हैं, डीएसपी निकालते हैं, सब रजिस्ट्रार बनते हैं, या टॉपर्स में जो भी सिलेक्शन होता है, वो फीलिंग और शुरुआती दौर की और जब आप बन गए हैं तो क्या फीलिंग में अंतर आया है? पहले तो लगता था कि कुछ बहुत इंटेलिजेंट लोग होंगे जो निकालते होंगे, बट जैसे जैसे तैयारी इम्प्रूव होते गई तो लगा कि हम लोग भी कर सकते हैं। और फाइनली जब सेलेक्ट हुई तो काफ़ी अच्छा लगा कि हम लोग टॉपर लिस्ट में आ गए हैं। अभी एक बहुत सारे स्टूडेंट्स का सवाल रहता है कि ज़्यादातर इंग्लिश मीडियम वाले छात्र जो है वो टॉप करते हैं। आप चूँकि हिंदी माध्यम से भी हैं, हिंदी साहित्य विषय भी आपका रहा है, तो क्या आप भी इस तरह का थिंकिंग रखती थी कि नहीं इंग्लिश मीडियम पढ़ने वाले लोग ही ज़्यादा टॉप करेंगे? ऐसा बात नहीं है, क्योंकि जब मेरा आ सकता है, या फिर 9th रैंक जो आया है वो भी मुकेश यादव सर का, तो वो भी हिंदी मीडियम से ही है और हिंदी साहित्य है। तो ऐसा नहीं है, पहले भी रिजल्ट आते रहे हैं हिंदी साहित्य, हिंदी माध्यम से। तो जिस माध्यम में आप अच्छा तैयारी कर सकते हैं, अच्छा बेस्ट देंगे, तो दोनों माध्यम में रिजल्ट होता है। अच्छा, कोई छात्र जो कि अभी हिंदी माध्यम से बिल्कुल शुरुआती दौर में है, अभी सोच रहा है कि मैं सिविल सेवा की तैयारी करूं, तो उनको क्या आप मैसेज देना चाहेंगे, कैसे तैयारी करें तो वो अच्छा सफलता पा सकते हैं? बिल्कुल सफल हो सकते हैं जब उनको जो है एक गाइडेंस के रूप में भी कोई टीचर या फिर कोचिंग का भी सहयोग ले सकते, सेल्फ स्टडी भी करते रहना होगा, और साथ ही सेट प्रैक्टिस और क्वेश्चन बैंक मतलब बनाना, सेट प्रैक्टिस, मेंस आंसर राइटिंग, ये सब करके इम्प्रूवमेंट लाना होगा, तो वो बिल्कुल कर सकते हैं। वैसे छात्र जो 2-3 बार से अटेम्प्ट दे रहे हैं, कोई पीटी में रह जा रहा है या कभी मेंस में रह जा रहे हैं, इस फेज़ को आपने भी जिया है कि जब आप 2-3 बार फेल हुई थी, बुरा भी लगता है, सैडनेस भी आती है, कभी कभी लगता है कि तैयारी करें नहीं करें, क्या मैं गलत लाइन पे तो नहीं निकल गई हूँ। तो वैसे छात्र जो अभी कुछ दुविधा में होंगे या परेशानी में होंगे, 2-3 बार से सिलेक्शन नहीं ले पा रहे हैं, तो उनको क्या मैसेज देना चाहेंगी कि क्या सोचना चाहिए अभी? जब मैं दुविधा में, जब मेरा रिजल्ट नहीं होता था तो थोड़ा सा ख़राब लगता था, बट मैं अपने अंदर कमियां ढूंढती थी कि कहाँ मेरा कमज़ोर पक्ष है और कहाँ सुधार करना चाहिए। तो मेरा मेंस में ही हमेशा कुछ ना कुछ वजह से प्रॉब्लम आता था रिजल्ट में, तो उनको देखना होगा कि कहाँ जो है वे मतलब मेहनत करना चाहिए, कहाँ सुधार करना चाहिए और उनका वीक पॉइंट क्या है। तो इम्प्रूवमेंट करने से रिजल्ट होगा ही, 2 बार में 3 बार में मतलब फाइनल सिलेक्शन होता ही है, बस भरोसा रखना होगा और इम्प्रूवमेंट करना होगा। अच्छा,
इसके अलावा आप पूरी इस जर्नी में जो आपकी शुरुआती से लेकर के जब आप तैयारी कर रही थी, जब 64 से लेकर के 67 तक की सफलता की आपकी जर्नी रही है, इस दौरान एडुटेरिया अलग अलग प्लेटफॉर्म पे वर्क करता रहा है। आपकी जर्नी में कहाँ कहाँ लगा कि नहीं एडुटेरिया का हेल्प रहा है मेरी जर्नी में? सर बिल्कुल रहा है। जब टेस्ट सीरीज के माध्यम से यहाँ मैं जुड़ी थी, पीटी के टेस्ट सीरीज के साथ ही मैं मेंस आंसर राइटिंग प्रैक्टिस जब ऑनलाइन होता था कोरोना काल में, तो उस समय भी मैं जुड़ी थी और उससे काफ़ी इम्प्रूवमेंट हुआ। उस समय कोविड के टाइम में फ्री मेंस प्रोग्राम भी चलाया गया था। हाँ, उसमें मैं जुड़ी थी और सर के माध्यम से जो आंसर राइटिंग होता था उसमें जो सुधार करने के लिए मिलता था या फिर नोट्स भी कुछ मिलता था। कुछ करेंट वाले एक सर पढ़ाए थे, निपुण सर, तो उससे भी काफ़ी फ़ायदा मिला। और इंटरव्यू प्रोग्राम में भी मैं हमेशा मॉक देते रही हूँ। यहाँ पे ESI में भी मैं यहाँ पे मॉक दी थी और इंटरव्यू 66 में 67 में। तो लास्ट इंटरव्यू जब मैं देने जा रही थी तो सर बोले थे कि आपका नॉर्मल स्टूडेंट से काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस है, तो यही मैं कॉन्फिडेंस लेके भी गई थी यहीं से लास्ट में 67। इंटरव्यू की चर्चा चली, तो क्या आप अपने इंटरव्यू में पूछे गए कुछ क्वेश्चन हम लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं जो पूछा गया था बोर्ड में? इंटरव्यू में मेरा जो है बैकग्राउंड से भी पूछा गया था। हिंदी साहित्य है उससे क्वेश्चन पूछे गए थे। हिंदी साहित्य में जो मैम पूछी थी कि ओवरऑल आपका आप लिखती भी हैं, कुछ ज़्यादा एक्सपेक्टेशन लगा ली थी, तो मैं बोली कि नहीं मैं पढ़ती हूँ। तो और सब मतलब हिंदी साहित्य के जो सिलेबस में है उसके अलावा कौन कौन सा बुक पढ़ी है, तो मैं चित्रलेखा के नाम ली थी और उसके बारे में बताई थी। और मेरा जो जॉब है उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया था, जो आप अभी परिवहन विभाग में हैं। हाँ, तो उसके लेकर के जी सर। और फिर करेंट से भी कुछ क्वेश्चन पूछे गए थे। नेपाल, भारत नेपाल का मुद्दा, उसमें क्या मधेसी आंदोलन, ये सब का, और ये सब पूछा गया था। जो रिसेंट के नेपाल के साथ जो संबंधों को लेकर के चर्चा थी उससे रिलेटेड आपके प्रश्न पूछे गए थे। आप देख सकते हैं कि अंजलि जी हम लोगों के साथ जुड़ी भी रही हैं और इनकी जर्नी भी काफ़ी इंस्पायरिंग रही है। 2-3 बार असफल होने के बाद भी प्रयास नहीं छोड़ना, अपने आप को इस तरह से मजबूत बनाना कि नहीं हम सफल होकर के ही दिखाएंगे, और इनका ये दृढ़ निश्चय ही इनको इस मुकाम पे आज पहुंचाया है। बीच में इन्होंने अपने जो पारिवारिक पृष्ठभूमि है उसको देखते हुए जॉब भी ज्वाइन की और उन्होंने अपनी सफलता के लिए प्रयास भी जारी रखा। तो बहुत सारे ऐसे छात्र आप सभी में से हो सकते हैं जिनकी पारिवारिक पृष्ठभूमि बहुत बेहतर नहीं है, तो उनके लिए भी ये हमेशा एक माध्यम बन सकता है, ये मैसेज जा सकता है कि आप सिविल सेवा के साथ साथ एक ऐसे जॉब की भी तैयारी साथ साथ कर सकते हैं जनरल कंपटीशन में, जो कि पहले आपको इकोनॉमिकली सपोर्ट दे दे कि नहीं आप एक सुरक्षित जगह पहुंच गए हैं, और फिर आप उसके साथ साथ सिविल सर्विसेज की तैयारी कर सकते हैं। साथ ही साथ इनकी जर्नी मुख्य रूप से हिंदी माध्यम के छात्रों के लिए काफ़ी ज़्यादा जो है प्रेरक है कि अभी जो एक मैसेज र्यूमर आता है कि नहीं इंग्लिश मीडियम के छात्रों को ज़्यादा न्याय मिलता है, तो ऐसा नहीं है। हिंदी माध्यम के भी बहुत सारे छात्र उच्च पदों पर आसानी से पहुंच पा रहे हैं, बशर्ते कि उसके पीछे की मेहनत कितनी ज़्यादा है वो महत्वपूर्ण रहती है। तो बहुत बहुत धन्यवाद अंजलि जी अपना समय देने के लिए और छात्रों के साथ अपने जीवन और अपनी पढ़ाई की जो रूटीन रही है उसको साझा करने के लिए। साथ ही साथ दोस्तों आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि जो आने वाले नए गेस्ट होंगे उनसे हम किस तरह के प्रश्न पूछें। अगर आपके मन में कोई ऐसे प्रश्न हो तो वो ज़रूर भेजिएगा ताकि हम अगले जो हमारे गेस्ट होंगे उनसे हम लोग पूछ सकें। धन्यवाद। थैंक यू। थैंक यू।